गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, रेडी बैठे हैं आप क्लास के लिए। गुड इवनिंग। वॉइस और वीडियो क्वालिटी ठीक आ रही है? कुछ भी दूसरी बात बोलने से पहले सीधा क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। कितने बजे तक होगी क्लास सर? जनरली 40 to 50 मिनट्स तक होती है बादशाह जी। चलिए शुरू करते हैं। एक थम्स अप दीजिएगा। मैं इधर से शुरू करता हूँ, कोई डिस्टरबेंस होगी तो बीच में आप कह देंगे शुरुआत में ही। कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं आपके सामने क्लास की शुरुआत में। My son brings up ₹50,000 पर मंथ। स्टार्ट कर दिए हमने, ठीक है। थैंक यू। पहला आंसर भी आ चुका है, बहुत तेज जवाब दिया। हाँ, थैंक यू हरी जी। My son brings in या brings up ₹50,000 पर मंथ। एक ही वर्ब से जब आपको दी जाती है, थोड़ा कन्फ्यूज़न पैदा करने के लिए अक्सर एग्जाम्स में इसी तरह देखा गया है, तो आप उन दोनों का मीनिंग थोड़ा सा देख लिया करें और सेम डे देख लें तो आपके लिए वो वर्क पेंडिंग नहीं रहेगा। ठीक है, आंसर ब्रिंग्स इन है। माई सन ब्रिंग्स इन। ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी का पालन पोषण करना, पाल पोस कर बड़ा करना। ठीक है। द नेक्स्ट इज कोविड-19। सेंटेंस आप पढ़ लीजिए। दो फ्रेजल वर्ब्स यहां दिए, एक है ब्रोकन आउट और एक है ब्रोकन डाउन इन इंडिया। कौन सी फ्रेजल वर्ब यहां सही बैठेगी? आंसर्स देने शुरू कर दिए हैं आपने, वेरी गुड। करेक्ट, सुनील चौधरी, शोभा राज पुरोहित, दोनों के आंसर्स ठीक हैं। नरेश जी, दोनों का मीनिंग देख लीजिएगा, है ना। दीपिका आंसर राइट है। ब्रोकन आउट होगा या ब्रेकआउट, किसी बीमारी का फैल जाना, आग का फैल जाना, उसके लिए भी हम ब्रेकआउट यूज़ करते हैं। ठीक है। ब्रेक डाउन, शायद ब्रेक डाउन हमें याद रहता है, ब्रोकन डाउन जब सेकंड थर्ड फॉर्म हम लगा देते हैं तो वो शायद दिमाग से निकल जाती है। ब्रेक डाउन आपको मालूम है, किसी गाड़ी वगैरह का रास्ते में ख़राब होना, इंसान का भी एकदम किसी बात को लेकर के जल्दी इमोशनल हो जाना और रो पड़ना, उसके लिए भी ये फ्रेजल वर्ब यूज़ होती है। ठीक है, फिलहाल ब्रोकन आउट इसका आंसर था। द नेक्स्ट इज करप्शन ब्रिंग्स फॉरवर्ड पॉवर्टी। करप्शन ब्रिंग्स फोर्थ या ब्रिंग्स फॉरवर्ड पॉवर्टी, क्या आंसर होगा दोनों में से? आंसर्स शुरू हो गए हैं आपके देने। मैं वेट कर लूँ? हाँ ठीक है, दो स्टूडेंट्स ने दे दिया है आंसर। ठीक है, आपका आंसर करप्शन ब्रिंग फोर से आना चाहिए, ब्रिंग फॉरवर्ड नहीं आना चाहिए। यहाँ दो फ्रेजल वर्ब्स दिए हैं, दोनों का मीनिंग देख लीजिएगा। अगर कहीं आपको लगता है कि दूसरे का मीनिंग क्या होना चाहिए तो सेंटेंसेस के बिना मत याद कीजिए, इनको सेंटेंसेस के साथ याद कीजिए। आई कुड नॉट लिव अप टू माई पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन। मैं ऐसा कर नहीं पाया, कर नहीं सका लिखा है। आई कुड नॉट लिव अप टू माई पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन। पेरेंट्स की उम्मीदों पे, आशाओं पे खरा उतरने की बात हो रही है, मैं ऐसा कर नहीं पाया। देखिए क्या आंसर होना चाहिए। लिव बाय दिया गया आंसर लिव अप टू।
यहाँ आंसर होना चाहिए लिव अप टू। ठीक है, दोनों का मीनिंग आप देख लीजिएगा। आंसर्स आपने 2-3 स्टूडेंट्स ने दे दिए थे। Problems soon set up या set in and all felt uneasy। अगर आपको इन दोनों फ्रेजल वर्ब्स में से एक का मीनिंग भी पहले से मालूम हो तो आप यहां आंसर निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम्स सून सेट अप या सेट इन एंड ऑल फेल्ट अनईजी। आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। इंतज़ार करूं तो मैं 2 या 3 स्टूडेंट्स तक करता हूं। आंसर सही आ रहे हैं, सेट इन इसका आंसर होगा। सेटअप का मीनिंग कहीं ना कहीं हमें सबको पता होता है, स्थापना करना, जैसे फैक्ट्री वगैरह की, उसके लिए यूज़ होता है ये, तो यहाँ सेट इन यूज़ होगा। ए पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री, अब आ गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट देने हैं आपको। ए पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर। इसके लिए आपको वन वर्ड देना है। ए पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर, और दो आपको एक साथ एक ही स्लाइड में दिए गए हैं। आप दोनों का आंसर नंबर डाल के, नंबर नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, मैं समझ जाऊंगा। स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, इन दोनों के लिए क्या वर्ड्स यूज होंगे? ठीक है, इतनी देर में आपने सोच लिया होगा, कुछ ने आंसर्स दे दिए हैं, राइट आ रहे हैं भी, राइट आ रहे हैं आंसर। एक का राइट दिया गया है, दूसरे का कुछ लिखा गया है। ए पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर, एमिग्रेंट होता है। इमिग्रेंट और एमिग्रेंट दोनों में डिफरेंस आपको देखना है। गो एंड कम में जो डिफरेंस है वो इमिग्रेंट एमिग्रेंट में डिफरेंस पाया जाएगा। एक देश से किसी दूसरे देश जाना, तो जिस देश को छोड़ा जा रहा है उसके लिए वो इंसान एमिग्रेंट है, और जिस देश में एंट्री कर रहा है उसके लिए वो इंसान इमिग्रेंट है। तो दोनों कई बार पूछे जाते हैं। स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, एस्ट्रोनॉमी। और कहाँ कंफ्यूज होते हैं हम दोनों में, थोड़ा ध्यान रखिए। पिछली स्लाइड की बात कर रहा हूँ। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, क्या कहेंगे उसे? और चौथा है डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। डॉक्टर्स की लिखी प्रिस्क्रिप्शन को अक्सर हम पढ़ नहीं पाते, ये सिर्फ केमिस्ट्स को समझ में आती है, मेडिकल स्टोर वालों को समझ में आती है। नंबर 3 आंसर शोभा सही दिया, सुनील सही दिया, कैनिबल होता है। और नंबर 4 का आंसर भी सही आया, इलेजिबल, करेक्ट। डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, इलेजिबल। ठीक है, वेरी गुड। और जिन्होंने अभी आंसर देना था, सोच रहे थे, वो यहीं से याद कर लें, देख लें, इनको प्रैक्टिस चली रही है। सम ऑफ मनी टू बी पेड फॉर फ्रीइंग ए पर्सन फॉर कैप्टिविटी। बंधक बनाए गए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए दिया गया अमाउंट, क्या कहते हैं उसको? कई बार ऐसा भी होता है कि आंसर हमें मालूम होता है लेकिन एग्जाम में पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझ में नहीं आता, पूछा क्या है। तो ये आपको बार बार इनको पढ़ने पर होगा कि लैंग्वेज को भी समझें, रीडिंग अच्छी रखें जितना भी वक्त है, क्योंकि वक्त अब कम है आपके पास। सम ऑफ मनी टू बी पेड फॉर फ्रीइंग ए पर्सन फ्रॉम कैप्टिविटी, करेक्ट आंसर दीपिका ने दिया, रैनसम। सुनील चौधरी रैनसम, भारत रैनसम, ठीक है।
और दूसरे का भी दे दिया गवर्नड बाय द ऑफिशियल्स। ब्यूरोक्रेसी, थोड़ी सी स्पेलिंग में कंजूसी कर गए, कोई बात नहीं, हो जाती है इधर उधर, तो स्पेलिंग भी आप देख लीजिएगा। आंसर आपका ठीक है भारत, स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, ब्यूरोक्रेसी। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, एक वर्ड गायब है लगता है, टाइपिंग में कहीं हुआ है, कोई बात नहीं, करेक्ट कर देते हैं। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, फॉर और लगा देता हूं मैं। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, और 8वां लिखा है ए लॉन्ग जर्नी एस्पेशली बाय सी। वॉयज सही आंसर दिया गया। ठीक है, आंसर ठीक आ रहे हैं आपके। मॉर्चरी, मोरग्रूम, और आपने यहां लिखा है वॉयज, ठीक आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आप इसमें भी देखेंगे मोरग्रूम और मॉर्चरी में कोई डिफरेंस होता है तो। चलिए 9, ए गेम इन विच नो वन विंस, ए गेम इन विच नो वन विंस, और आपको आता है ये क्योंकि क्रिकेट में बहुत बार ऐसा होता है। सही आंसर दिया गया। हाँ, टाई भी कह देते हैं, ड्रॉन, ठीक है, ड्रॉ, मैच मैच ड्रॉ हो गया, बहुत बार बोलते हैं, तो इसके लिए ड्रॉन यूज होगा। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, उसके लिए क्या आंसर देना चाहेंगे आप? गेम इन विच नो वन विंस, आपने आंसर दिया वन हु नोज। आंसर्स आने शुरू हुए हैं, कुछ लैंग्वेज से दे रहे हैं, पॉलीग्लॉट कहते हैं इसे, पॉलीग्लॉट, ठीक है। देख लीजिएगा आपके आंसर और दिए गए आंसर में कितना फर्क है। पॉलीग्लॉट, ए गेम, सॉरी डबल आ गया, ठीक है। अब आ गए हम एरर डिटेक्शन पार्ट पे, कुछ वन वर्ड्स भी किए हैं हमने, एरर डिटेक्शन पे आ गए हैं। यू आर वाइजेस्ट ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, कोई एरर है तो आपको बतानी है। मैटर भी ठीक दिया गया, कुछ ज़्यादा मैटर लिखा गया है आज, और कोशिश ये की है कि उतने ही टाइम में 40 मिनट्स में ये निपट जाए, ताकि टाइम खराब भी ना हो और हम मैटर को भी देख लें। यू आर वाइजेस्ट ऑफ द 2 स्टूडेंट्स। सेंटेंस राइट कैसे होगा? सुनील चौधरी लिखते हैं द वाइजर होगा, भारत लिखते हैं वाइजर होगा। एक आंसर का और इंतजार करना चाहूंगा, दीपिका लिखती हैं द वाइजेस्ट होगा। ठीक है, ये इस तरह दूसरी या तीसरी बार कोई सेंटेंस अगर बोर्ड पे आता है, सिखाया जाता है, तो उसका ख्याल रखें, ये इम्पोर्टेंट चीज़ चल रही है। आंसर्स अभी राइट नहीं आए हैं, 4 आंसर्स मुझे मिले हैं, अभी चारों में राइट आंसर आया नहीं है, और बहुत टाइम नहीं हुआ इसको, शायद मुझे ऐसा याद है कि 5-6 दिन पहले ही बात हुई थी, लंबा टाइम नहीं निकला है, 5-6 दिन हो गए होंगे इसको। यू आर वाइजेस्ट ऑफ द 2, यहाँ मैंने मार्क किया था,
ऑफ द टू खास हो, आज ध्यान रख लें, पहले नहीं तो ऑफ द टू यहाँ खास लैंग्वेज चल रही हो तो ये आपको एक इशारा कर जाता है कि हम दो जनों में कंपैरिजन कर रहे हैं। जब हम दो जनों में कंपैरिजन करते हैं तो या तो इस तरह करते हैं दो नाम हमें दिए, उसमें ऑफ द टू लैंग्वेज नहीं बोलते, सीता इज वाइजर देन गीता, सीता इज वाइजर देन गीता, तो वर्ड तो आएगा वाइजर क्योंकि दो में कंपैरिजन हो रहा है। और जिन्होंने वाइजेस्ट लिखा है वो थोड़ा ध्यान रखें कि कंपैरिजन उसने इशारा कर दिया आपको सिर्फ दो में कर रहे हैं हम। सुपरलेटिव डिग्री लगाने के लिए कम से कम 3 पर्सन्स या 3 थिंग्स का होना जरूरी होता है। सुपरलेटिव डिग्री बिग, बिगर, बिगेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। तीसरी डिग्री आप तभी यूज कर सकते हैं कि पर्सन्स या थिंग्स कम से कम 3 मौजूद हो, दो में नहीं। दो में आप क्या करेंगे, लिखेंगे तो वाइजर ही, सही कैसे होगा सेंटेंस, लिखेंगे तो वाइजर ही, आगे देन तो लिखा नहीं है ना, यू आर वाइजर देन तो नहीं लिखा, ऑफ द टू की लैंग्वेज है, तो आपको इसी के साथ ही सुपरलेटिव डिग्री के साथ वाला बिहेव करना पड़ेगा, क्योंकि द हम सुपरलेटिव में लगाते हैं। तो इन दो के लिए तो सबसे ऊपर की डिग्री यही हो गई, तीसरी तो हम यूज कर नहीं पाएंगे। इन दो के लिए तो, क्योंकि लिखा दो है ना, तो दो के लिए सुपरलेटिव डिग्री ही कौन सी होगी, यूज नहीं कर पाते, तो लास्ट डिग्री हुई कौन सी फिर, कंपैरेटिव, उसके लिए आखिरी डिग्री हो गई। तो सुपरलेटिव तक हम पहुंच नहीं पा रहे थे, इसलिए इसी में दा लगा के आपको कंपैरेटिव डिग्री लिखनी पड़ती है। ये सेंटेंस 2 बार आ चुका है पहले, और लास्ट जो था वो 5-6 दिन पहले मुझे याद है, कुछ सेंटेंस इसी तरह का सेंटेंस था। चलिए आगे। He said that when he met him, he had been playing. He said that when he met him, he had been playing. सेंटेंस को तोड़ मरोड़ के नहीं लिखा गया है, साफ सुथरा सेंटेंस लिखा गया है। नरेशन से रिलेटेड लगता है, पहचान भी पा रहे हैं, हाँ ऐसा ही कुछ है, नरेशन का सेंटेंस चल रहा है। He said that when he met him, जब वो उससे मिला, he had been playing। अगर दिमाग में आपके पिक्चर बनती है तो आंसर भी राइट तुरंत आता है। हाँ ये गड़बड़ कर दी आपने, मुझे ये उम्मीद थी कि WH वर्ड से पहले दैट नहीं आएगा करके आंसर आएंगे, और वो मिस्टेक आपने यहाँ कर दी है। ऐसा नहीं होता है, WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड भी होना चाहिए। वो जब हम दैट रिमूव करते हैं ना, तो WH वर्ड क्वेश्चन बनाता हुआ वर्ड होना चाहिए, ये क्वेश्चन नहीं बनाता। यानी अगर डायरेक्ट सेंटेंस की तरफ जाया जाए तो किसी ने किसी को बताया है कि व्हेन आई मेट हिम, आगे तो आंसर ही आ जाएगा, मैं बोलूँगा पूरा, ठीक है, नहीं पहचान पाए, आपके आंसर्स किसी और तरफ जा रहे हैं। ये रटी हुई बात कर रहे हैं आप, कोई रटी हुई बात कर रहे हैं, इसीलिए सेंटेंस लिखा है मैंने ये स्पेशल कि WH वर्ड से पहले दैट दिखाई नहीं देता, ऐसा नहीं। WH से पहले दैट तब नहीं आता जब WH एक क्वेश्चन बना रहा हो, और ये क्वेश्चन था नहीं। सुनील चौधरी अब सही आंसर आए हैं, शोभा राजपुरोहित सही आंसर दिया, ही वॉज प्लेइंग आएगा, वेरी गुड। तो यहाँ ही हैड बीन की जगह ही वॉज प्लेइंग होगा। मैंने तभी कहा था कि अगर पिक्चर दिमाग में आप बनाते हैं, जब मैं उससे मिला, तो पास्ट में 2 साइमल्टेनियसली होने वाले एक्शंस चल रहे हैं, एक के बाद एक होने वाले नहीं, कि एक को हम पास्ट परफेक्ट में डाल दें और दूसरे को डाल दें सिंपल पास्ट में, ये ऐसा है नहीं, क्योंकि दोनों एक्शंस साइमल्टेनियसली हुए हों पास्ट में, तो उनके लिए फिर टेंस नहीं बदले जाते, इसलिए दैट व्हेन ही मेट हिम ही वाज प्लेइंग होगा, करेक्ट आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट। द शो वाज कैंसल्ड एज सम पीपल टर्न्ड अप टू सी इट। टर्न्ड अप फ्रेज तीसरी बार आ रही है आज। टर्न्ड अप का मीनिंग होता है अपीयर होना, कम से रिलेटेड है।
COME, कम का मतलब आना होता है, वही वर्ड है ये। द शो वॉज कैंसल्ड एज सम पीपल टर्न्ड अप टू सी इट। ये सेंटेंस किस तरफ जा रहा है? आंसर अपने आप आता है आपके सामने। ये सेंटेंस जिस तरफ जा रहा है आंसर अपने आप आता है सामने। वेरी गुड, क्या बात है। शोभा और सुनील दोनों ने राइट आंसर दिया है। सम पीपल की जगह फ्यू होगा, क्योंकि सेंटेंस पहले ही नेगेटिविटी की तरफ चला गया। द शो वाज कैंसल्ड, क्यों भाई, क्यों कैंसिल कर दिया? क्योंकि फ्यू पीपल टर्न्ड अप टू सी इट, लोग तो देखने आए ही नहीं थे, मतलब इक्का दुक्का कोई आया था, ये मतलब बनता है। सम की जगह फ्यू होगा, ठीक पहचाना आपने। चलिए नेक्स्ट पे क्या कहता है हमारा अगला सेंटेंस। एज एम्प्लॉइज, कर्मचारी होने के नाते, वी आर अकाउंटेबल फॉर आवर स्टेक होल्डर्स। हालांकि मिस्टेक जो है वो पहचानी जा रही है, लोकेशन तो पता चल रही है, आंसर भी आ गया है, ठीक आंसर आया है, आंसर भी ठीक आया है। एज एम्प्लॉइज वी आर अकाउंटेबल टू आवर स्टेक होल्डर्स। अकाउंटेबल टू भी होता है, अकाउंटेबल फॉर भी होता है। अकाउंटेबल फॉर तब यूज होता है जब उसके बाद एक एक्शन हो कि इनके इस काम के लिए हम जिम्मेदार हैं, और किसी पर्सन के प्रति जिम्मेदार हैं तो सामने पर्सन होता है, जैसे अब है सेंटेंस में अकाउंटेबल टू अवर स्टेक होल्डर्स। इन बंदों के, हितधारक बोलते हैं हिंदी में इनको, इन बंदों के प्रति हम जिम्मेदार हैं, तो टू आएगा। होता अकाउंटेबल फॉर भी है, तो इन दोनों को देख लें, आज ही देख लें अकाउंटेबल फॉर और अकाउंटेबल टू के सेंटेंसेस को। कोई चीज़ सामने से निकलती है, कई बार हम कहते हैं अरे उस दिन पढ़ाई भी थी, यही पेपर में आ गया है, तो लकीली अगर आ जाए, ईश्वर करे ऐसा ही हो। He has made up his mind to sell his bike for ₹20,000. Made up his mind, मन बना लिया था, मन में फाइनल कर लिया था किसी बात को। और मेकअप और ये मेडअप, मेकअप की ही सेकंड फॉर्म है। फ्रेजल वर्ब ये पहले RAS के एग्जाम में ही पूछी गई है। यहाँ दिग्विजय आंसर दे रहे हैं कि मेकअप आएगा। दिग्विजय बड़ी गलती कर रहे हैं, ही हैज़ लिखा है तो आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो मेकअप की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ही हैज़ उसके बाद आनी थर्ड चाहिए, तो यहाँ मिस्टेक तो नहीं है, ही हैज़ मेड अप। मेकअप की थर्ड फॉर्म लगी है तो हैज़ के कारण परफेक्ट टेंस बनेगा। ही हैज़ डन होता है कि ही हैज़ डू होता है, ही हैज़ डन होता है, इसलिए थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट टेंस बनाने के लिए, यहाँ गलती नहीं है। ठीक है, आपने जो भी आंसर अपने मन में बनाया हो मुझे देना पड़ेगा क्योंकि देर लग रही है। ही हैज़ मेड अप हिज माइंड टू, पहचान नहीं पाए क्योंकि अक्सर हम इस तरह बोल देते हैं, वर्ब आएगी। टू सेल नहीं, टू सेल। सेल अपने आप में एक नाउन वर्ड होता है, सेल अपने आप में नाउन वर्ड होता है। और सुनील चौधरी भी यहाँ जो जवाब दे रहे थे मुझे लगता है माइंड को देख के दिया होगा, तो यहाँ माइंड वर्ब नहीं है, नाउन है ना। कुछ कुछ होती हैं ऐसी रटी हुई बातें हमारे दिमाग में कि देखने से ऐसे लगता है कि शायद ऐसा हो जाए, तो हमें शायद वाला काम नहीं करना है। आपको मालूम है सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस कभी नहीं पढ़ोगे, सेलिंग प्राइस, क्योंकि वर्ब को ING लगता है, वर्ब के साथ लगाते हैं ना, नाउन के साथ नहीं लगाते, इसलिए सेलिंग प्राइस से पकड़ लो बात को। 2 प्लस वर्ब लिखनी थी, 2 प्लस सेल होता है, सेल नहीं। ठीक है, और जिन्होंने यहाँ लिखा है 4 रुपीज़ बाइक, 4 रुपीज़ 20,000 की जगह आएगा 2, नहीं ये ज़्यादा गलत कर दिया है, ऐसा एक ही स्टूडेंट ने जवाब दिया है, 2 नहीं आएगा, यहाँ 4 ठीक था। चलिए
That he did not sought permission to leave the class is known to me. क्या आंसर होना चाहिए? That he did not sought permission to leave the class is known to me. मेरे मुंह से आंसर निकलने वाला था, इसलिए मेरी थोड़ी हंसी निकली कि 2 बार सेंटेंस को मैं बोल गया तो आंसर ही निकलने वाला था मुंह से. करेक्ट, वेरी गुड. बिहारी, मुकुट बिहारी शर्मा हैं. यहाँ 2+ फिर नहीं, 2+ तो नहीं है, फिर भी डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. बस वर्ब ही तंग कर रही है. बहुत वर्ब्स ऐसी हैं जिनकी फर्स्ट सेकंड फॉर्म में हमें अभी भी दिक्कत आ रही है. दैट ही डिड नॉट, ये पूरा का पूरा एक क्लॉज को ऑब्जेक्ट बना करके पैसिव वॉइस लिखी गई है. देखिए कैसे. बस क्लास तक एक बार देखिए क्या लिखा है. आई नो दैट ही डिड नॉट सीक परमिशन टू लीव द क्लास. ये सेंटेंस ऊपर लिखा गया है, मैंने अभी जो लिखा है. आई नो दैट, मैं जानता हूं कि. अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है? अगर देखा जाए, इसका पैसिव बनाया हमने. हमने इसका पैसिव बनाना था. आई नो, वर्ब आ चुकी. अब जो ऑब्जेक्ट है ना, वो पूरा का पूरा एक क्लॉज है, दैट से लेकर क्लास तक. जनरली हम ऐसा करते नहीं है कि क्लॉज को सामने ला करके पैसिव बनाना स्टार्ट कर दें, लेकिन बनाएं तो गलत नहीं होता है. ये आप कभी बुक्स में पढ़ेंगे. इसलिए उसने क्या किया है, पूरे क्लॉज को, ऑब्जेक्ट को वहीं से स्टार्ट कर दिया है. दैट ही डिड नॉट सीक परमिशन टू लीव द क्लास, पहले ऑब्जेक्ट लिख दिया, इज नॉन टू मी. अगर मैं यहाँ बाई में लिखता तो गलत हो जाता, लेकिन बाई में लिखने से एक पहचान तो बन जाती कि पैसिव में लिखा है, तो टू में से कुछ पहचान भी नहीं बनी, है ना. ठीक है, चलिए आगे. बिसाइड बीइंग ए पोएट इज ऑल्सो ए सिंगर. बड़ी जल्दी आंसर आना चाहिए इसका, मुझे उम्मीद है. सुनील चौधरी करेक्ट आंसर. नरेश कुमार करेक्ट आंसर. और उम्मीद है मुझे लाइन लग जाएगी आंसर्स की. राइट आंसर्स आ रहे हैं. बिसाइड्स आएगा, छोटी सी बात थी, बिसाइड्स हो जाएगा. नेक्स्ट. A great number of trees fell to provide space for animal grazing. बहुत ही अच्छी बात होगी अगर इसका सही आंसर निकाल पाएं. अगर इसमें एरर आप डिटेक्ट कर लें, आपके लिए बहुत अच्छी बात, ऐसा मैं समझ रहा हूं. A great number of trees fell to provide space for animal grazing. A great number of trees fell to provide space for animal grazing. Provide space to animal grazing. Provide space to animal grazing. बाकी का क्या करें? फॉल आएगा. चलिए कुछ देर और सही. चलो मैं हिंट दूं,
हिंट देता हूँ। तो पहले मैं वेट कर रहा था कि कुछ बन जाए बात। दीपिका लिखते हैं फॉलन आएगा। दीपिका फॉलन आने से भी काम यहाँ चल नहीं रहा। ए ग्रेट नंबर ऑफ ट्रीज, सीधा फॉलन थर्ड फॉर्म कभी नहीं देखी गई। हैज, हैव, हैड कुछ भी ना हो, वर फॉलन, विकास कुमार। ठीक है, तभी मैंने कहा था कि इस सेंटेंस में अगर मिस्टेक पहचान लो, सेंटेंस ऐसा भी नहीं है कि पता ना चले क्या लिखा है जी, कुछ मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, ऐसा भी नहीं है। ध्यान दीजिए, अ ग्रेट नंबर ऑफ ट्रीज। अब ये नहीं पता चल रहा कि पेड़ अपने आप गिरे हैं, हो सकता है हवा से गिरे हों, तूफान से गिरे हों, या पेड़ों को गिराया गया है। तो आगे चल के सेंटेंस से पता चलता है ये पेड़ों को गिराया गया है। क्यों गिराया है? टू प्रोवाइड स्पेस फॉर एनिमल ग्रेजिंग, ताकि जानवर वहाँ आराम से चर सके। ठीक है, आंसर्स आपके कई आए हैं, अभी आंसर राइट आया नहीं, तो मुझे यही उम्मीद थी। यहाँ उम्मीद क्या थी कि ये है ही कुछ ऐसी बात कि वर्ब जो फेल है इसकी यहाँ एक तो फॉर्म्स नहीं जानते हम जानते हैं फॉल यानी FALL, फेल सेकंड फॉर्म और फॉलन थर्ड फॉर्म। ये दूसरी वर्ब है इसी तरह की, ये फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, सेकंड नहीं लिखी, ये फर्स्ट लिखी है, काट करके गिरा देना। आप अगर किसी पेड़ पौधे को काट देते हैं तो आपने क्या किया, आप क्या बोलेंगे? मैंने इस पेड़ को काट के गिरा दिया के लिए आई फेल्ड द ट्री। कितनी अजीब सी बात निकलेगी। इसकी सेकंड फॉर्म होती है फेल्ड, फर्स्ट फॉर्म है फेल, सेकंड फॉर्म है फेल्ड और थर्ड भी फेल्ड। जो आप देखते हैं गिरने के लिए फॉल, सेकंड होती है फेल, थर्ड होती है फॉलन। अब यहां पेड़ गिराए गए हैं, काम किसी के द्वारा किया गया है। किस लिए किया है? ताकि एनिमल ग्रेजिंग के लिए स्पेस मिल सके। तो स्टार्ट कहां से किया? जो सेंटेंस का डूअर नहीं है, इसलिए सेंटेंस पैसिव में होगा। ए ग्रेट नंबर ऑफ ट्रीज वर फेल्ड हो जाएगा। ये उन्हीं वर्ब्स में से है। एक बार आज फिर से लिखता हूं, मैं कहूंगा नहीं दोबारा लिखता हूं, दोबारा नहीं, ये मैं कोई 9-12 लिख रहा हूं। लाई को पढ़िए, ले को पढ़िए, हैंग को पढ़िए, हैंग्ड को देखिए सेंटेंसेस में। ज़्यादा नहीं है, आप सोचो कि इंग्लिश में तो लाखों वर्ब्स होती हैं, तो इसका हम कैसे, अब इतना टाइम भी नहीं है। ये कुछ 20-25 से भी कम, 20 के आसपास ही मिलेंगी आपको, 20 के आसपास मिलेंगी। लाई, ले, कोस्ट, कास्ट, टेलीकास्ट, इन पे बनाए गए सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम चक्कर खाते हैं। और एक ये मैंने लिखी फेल, एक होती है फाउंड। कुछ और याद आएंगे, बीच बीच में मैं लिखता रहूँगा जब वर्ब से रिलेटेड कोई बात आएगी, तो इनके यूज़ का जो तरीका है वो देखते रहें। ठीक है, बताइए सेंटेंस में कहाँ मिस्टेक है? इजी है मेरे ख्याल से आपके लिए। आई कैनॉट गेट योर वर्क टू बी डन बाय हिम। इस तरह के सेंटेंस में पहले भी कभी आपने राइट आंसर दिया था, मुझे याद तो नहीं है किसने दिया था, लेकिन आंसर आपका राइट था। आई कैनॉट गेट योर वर्क टू बी डन बाय हिम। सेम सेंटेंसेस तो नहीं, अगर इससे मिलते जुलते भी कभी एग्जाम में आ जाते हैं तो हमारी क्लासेस लेना सफल होगा, आपका यहाँ टाइम देना बड़ा सफल होगा। ठीक है, अभी तक आंसर लेट योर वर्क। शोभा, आई कैनॉट गेट योर आंसर, लेट योर वर्क करें नहीं। ठीक है, मुझे आपको ज़्यादा देर ना लगे, एक बार फिर बताता हूँ। यहाँ फिर से गेट एक पॉजिटिव वर्ब है, और अगर आप क्लास में थे, 2 बार समझाई गई है बोर्ड पे, अगर क्लास में थे
गेट के बाद जैसे ही सेंटेंस स्टार्ट हुआ, उसमें सेंटेंस की शुरुआत में गेट के तुरंत बाद बचे हुए सेंटेंस का यहाँ डूअर लिखा है कि रिसीवर लिखा है, वर्ब का काम को करने वाला लिखा है कि नहीं। तो योर वर्क, वर्क काम को करने वाला नहीं है, डन बाय हिम साफ लिखा है, ही जो है वो काम को करेगा या किया होगा। गेट योर वर्क टू डू, टू डू भी नहीं करना था यहाँ सुनील चौधरी। टू डू क्यों नहीं करना? क्योंकि ये पैसिव सेंटेंस चल रहा है, एक्टिव नहीं है। गेट में हम टू लगाते हैं आगे चल के तब जब सेंटेंसेस एक्टिव चल रहे हो। ठीक है, कितनी बार बताया? और देखिए, अगर नहीं भी आप क्लास में थे, हो सकता है मैंने 2 बार बताया, दोनों बार आप क्लास में नहीं हो, दूसरे स्टूडेंट्स हों उस टाइम, नाम पता चला हो आपको, तो गेट, मेक और हैव, बात वर्ब की चल रही है, वर्ब से रिलेटेड बात कुछ भी पूछ सकते हैं वो, तो ऐसा हम कह नहीं सकते कि ये तो कोर्स में नहीं था, है ना। गेट, मेक, हैव, ये तीनों ही जब इनसे बने सेंटेंसेस एक्टिव में चल रहे हों तो गेट के साथ आगे चल के टू लगाते हैं, इन दोनों के साथ नहीं लगाते। और जब पैसिव में चल रहे हों तो पैसिव में चलेगा ही सिर्फ कौन? मेक। इसी में लिखा होगा, या तो वॉज मेड या वर मेड, हैड बीन मेड, जो भी लिखा होगा ये पैसिव में चलेगा, तो इसके साथ आगे चल के टू आएगा, बाकी दोनों के साथ नहीं आएगा। ये सेंटेंस गेट के बाद देखना होता है आपको, यहाँ से नहीं। पॉजिटिव वर्ब जहाँ यूज हो गई उसके ठीक बाद देखिए, जो भी बचा हुआ सेंटेंस था ये पैसिव में लिखा जा रहा था या एक्टिव में। तो आपने देखा कि इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है? योर वर्क से। योर वर्क से शुरुआत अगर की गई है तो ये पैसिव में चलेगा, अगर ही से शुरुआत होती तो ये एक्टिव में होता। और बता दूं, गेट के ठीक बाद जिन वर्ड्स को लिखा गया है वो अगर बचे हुए सेंटेंस का डूअर है तो इसका मतलब समझ जाओ सेंटेंस को एक्टिव में लिखना है, और अगर डूअर नहीं वो एक्शन का रिसीवर है तो समझ जाओ कि ये सेंटेंस पैसिव बनाना है। इसलिए योर वर्क यहाँ रिसीवर था, रिसीवर तो गेट से आगे पैसिव बन रहा था। गेट जिस वर्ब को कॉज कर रही है, कॉजिटिव बना रही है, वो सीधी थर्ड फॉर्म में चली आती है जब हम कॉजिटिव वर्ब गेट का यूज करते हैं और उसके आगे का सेंटेंस पैसिव लिखना चाहते हो तो गेट के बाद सीधी वर्ब थर्ड फॉर्म में क्यों आती है? क्योंकि पैसिव में आती है थर्ड फॉर्म में। समझ गए? ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस को देख लीजिएगा एक एक बार, नहीं तो फिर मेरी बनाई गई वीडियो इस क्लास में आप नहीं थे, मिस कर गए, उसको देख लीजिएगा। कुछ 15-20 मिनट तेज करके देख लेंगे, इतना ही टाइम लगेगा, सारी बात समझ में आ जाती है उसमें। आई कैनॉट गेट योर वर्क डन बाई हिम, सुनील चौधरी, अब सही आंसर आया है। ठीक है, कैन नॉट गेट योर वर्क, बस टू भी नहीं आएगा, डन बाई हिम होगा। आई कैनॉट गेट योर वर्क डन बाई हिम, मैं उससे आपका काम नहीं करवा सकता, ये मतलब था। और आज क्योंकि शुरू में वोकैबुलरी ज़्यादा हो गई तो सेंटेंसेस ये आखिरी देख लीजिए। नोबडी लाइक्स हिम, इजंट इट? नोबडी लाइक्स हिम, इजंट इट? ठीक है, अभी तक आंसर सुनील चौधरी, मुकुट बिहारी दे चुके हैं। एक बार और चांस मिलता है आपको, एक बार और देख लीजिए। नरेश कुमार इज दे, हरीश कुमार डजंट करके कुछ दिया आंसर। डू दे, अब आया सही आंसर। नरेश कुमार ने आंसर दिया। नोबडी, एवरीबडी के लिए हम लास्ट में जो क्वेश्चन टैग रखते हैं वो दे रखते हैं, और दे के साथ हम डज लगा नहीं पाएंगे, इसलिए डू दे। सेंटेंस नेगेटिव था तो डू दे, सेंटेंस पॉजिटिव होता तो हम डोंट दे करते।
ठीक है, इसको भी देखिएगा, ये किससे रिलेटेड आ गई बात, एक क्वेश्चन टैग से रिलेटेड। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लेकिन आज जितने भी सेंटेंसेस आपने किए हैं उनसे मिलती जुलती बात आपको चाहे 2-2 मिनट्स के लिए देखें, लेकिन देखें ज़रूर, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें डाली गई हैं ये। इससे मिलती जुलती कोई भी बात हमें पेपर में नज़र आ जाती है, मिल जाती है, तो क्लास लगाना हमारा सफल होगा। मिलते हैं कल फिर। टिल देन, गुड बाय।